सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और इस वीडियो से हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक 6 अर्हेनियस इक्वेशन एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इन द अर्हेनियस इक्वेशन व्हाट डज द फैक्टर e टू द पावर माइनस EA बाई RT कॉरेस्पॉन्ड्स टू। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अर्हेनियस इक्वेशन के दो फॉर्म होते हैं, एक तो ये है, उसके बाद फिर हम लोग लॉग लगाकर एक और फॉर्म लिखते हैं जो हम लोग कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। तो ये हमारा अर्हेनियस इक्वेशन हुआ k इज़ इक्वल टू ए टाइम्स e टू द पावर माइनस EA बाई RT। तो उसमें जो ये हमारा फैक्टर होता है e टू द पावर माइनस EA बाई RT, वो रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, और है ना। तो थोड़ा आप लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिएगा ऐसे ना लिखें, आप बोर्ड में सीधी लाइन लिखें। और मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी EA। तो एक्टिवेशन एनर्जी EA से वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका काइनेटिक एनर्जी या तो बराबर होता है या ज़्यादा होता है, उनको e टू द पावर माइनस EA बाई RT से रिप्रेजेंट करते हैं। वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। डिफाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी कंटेन्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट रिजल्ट्स इनटू इफेक्टिव कोलिजन्स बिटवीन देम टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी EA। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी दैट इज contained by the reactant molecules that result into effective collisions between them। तो इफ़ेक्टिव कोलिजन के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होता है, ठीक है, कंटेन बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं जो एक एनर्जी उसको चाहिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, आप चाहें तो इसके डेफिनेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके आप अलग अलग तरह से लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ मैंने एक दिया है, आप इसमें अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं या दूसरा भी डेफिनेशंस लिख सकते हैं इसके। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। इन सम केसेस इट इज़ फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी येट द रिएक्शन इज स्लो, व्हाई। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उतनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होना चाहिए रिएक्शन के लिए, लेकिन सिर्फ उतनी एनर्जी नहीं, एक और फैक्टर होता है जिसके कारण मतलब जिससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। मतलब अगर सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी हो और हमारा प्रोडक्ट फास्ट हो जाए या रेट बढ़ जाए तो ऐसा नहीं होता है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी किसी केस में बहुत सारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास इनफ एनर्जी होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा, तो फिर भी प्रोडक्ट फास्ट क्यों नहीं बनता है, स्लो क्यों होता है, ठीक है। तो द रिएक्शन इज स्लो ड्यू टू द इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन और ड्यू टू अनदर फैक्टर P कॉल्ड स्टेरिक फैक्टर विच रिफर्स टू द ओरिएंटेशन ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। तो सिर्फ एनर्जी होना ज़रूरी नहीं है, दो मॉलिक्यूल्स का जो कोलाइडिंग नेचर मतलब जो ओरिएंटेशन है वो भी सही होना चाहिए, जिसके कारण इफेक्टिव कोलिजन होता है, ठीक है। अगर ओरिएंटेशन गलत होगा तो फिर वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, जिसके कारण प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होगा, ठीक है। तो दीज आर द 2 मेन फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अ रिएक्शन टू अकर स्लोली, ठीक है। तो पहला तो हो गया हमारा इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है, और दूसरा स्टेरिक फैक्टर, दोनों एक ही है लगभग, है ना। तो स्टेरिक फैक्टर ही हमारा क्या है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो आप यहाँ लिख सकते हैं दिस इज़ द मेन फैक्टर, तो इस भी लगा सकते हैं ना। तो कुछ क्वेश्चन के लैंग्वेजेस को आप खुद से चेंज कर सकते हैं समझ के। ओके, तो आप अपने नोट्स बनाइएगा, मॉडिफाई करके आगे बढ़िएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। व्हाट हैपन्स टू द रेट कांस्टेंट K एंड एक्टिवेशन एनर्जी EA एज द टेम्परेचर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज्ड। तो जैसे हम टेम्परेचर किसी केमिकल रिएक्शन का इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA में क्या मतलब उसमें क्या डिफरेंस आता है, क्या उसमें चेंज आता है, तो ये आपको बताना है, जस्टिफाई करना है, रीज़न देना है आपको, ठीक है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट K इंक्रीजेस। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा रेट कांस्टेंट क्या होता है, बढ़ता है। ऑल्सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर
एंड दस कोलाइड मोर, ठीक है। तो जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल सबसे पहले फास्ट मूव करते हैं और ज़्यादा कोलाइड करते हैं, फ्रीक्वेंटली कोलाइड करते हैं। दस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ठीक है। क्या पूछा गया था? रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। अर्हेनियस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज फॉलोज। ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है। तो ln k और 1/t के बीच में ग्राफ खींचा गया है, तो ऐसे वो रिप्रेजेंट किया गया है। द वन इंटरसेप्ट, तो पहला पार्ट है आपको इंटरसेप्ट बताना है और दूसरा स्लोप ऑफ द ग्राफ बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो द अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा स्पेलिंग देखिएगा, एक तो डबल आर होता है और IUS होता है ना, तो जल्दबाजी में हम गलती नहीं करेंगे। इक्वेशन इज गिवन बाय, तो एक तो इक्वेशन हमारा वो था k इज इक्वल टू AE⁻−EA/RT। फिर उसके बाद अगर हम लोग नेचुरल लॉगरिथम लेंगे तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा ln k इज इक्वल टू ln A−EA/R इंटू 1/t। इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो हमारा m होता है स्लोप और c होता है इंटरसेप्ट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा स्लोप आ जाएगा -EA/RT, है ना, ये y ये x, और हमारा इंटरसेप्ट आ जाएगा c ln A। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहला पार्ट इंटरसेप्ट ln A और दूसरा पार्ट स्लोप -EA/RT। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है स्पेसिफिक रेट ऑफ अ रिएक्शन और दूसरा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहला पार्ट देखते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ अ रिएक्शन। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन को रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। तो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी इज नोन एज रेट कांस्टेंट। तो हमारा रेट क्या होता है? R इज इक्वल टू K टाइम्स जो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स होगा, ठीक है। तो उन सबको अगर हम लोग 1 मान लेंगे, चाहे 1 हो या 2 हो, तो हमारा R बराबर K हो जाएगा। तो हमारा जो रेट तब होगा जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को 1 माना, तो उसको स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। और अगर 1 हो गया तो R बराबर हमारा क्या हो जाएगा? K ही हो जाएगा, क्योंकि सबको हमने 1 मान लिया है ना। तो इसी रेट कांस्टेंट को हम लोग स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। और हमारा सेकंड पार्ट है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 82 से आप उसको देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन अ रिएक्शन। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।